फोर्सेस से पैरेलल फोर्सेस में दो फोर्सेस आती हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब ये फोर्सेस से पहले जो सा वर्ड आ रहा है पैरेलल, इसका मतलब क्या है? पैरेलल जो सा वर्ड है ये दो लाइंस के बारे में है। ये दो लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो किसी भी मुकाम पर एक दूसरे को काटती नहीं है, इसे कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। मिसाल को ये दो लाइंस हैं, ये जितना मर्जी आगे चले जाएं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये दोनों ना ही ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटेंगी सिवाय इन दोनों के। ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी और साथ ही ये वाली दोनों भी एक दूसरे को काटेंगी। यानी कि ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को काटे ना, कभी भी एक दूसरे का रास्ता ना रोकें, उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि जो सीधी ही चलते रहें। ठीक है ना। अब ये पैरेलल फोर्सेस दो इकसाम की होती हैं, एक होती है लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक होती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि दो या दो से ज़्यादा ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल भी हों और एक ही सिमत में हरकत कर रही हूँ। इसकी मिसाल, ये एक बैग है, उसके अंदर कुछ सेब डाले हुए हैं। ये सारे के सारे सेब, इन सारे के सारे सेबों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, क्योंकि अगर ये शापर खुला या फटा तो ये सारे सेब नीचे की तरफ गिरेंगे। यानी कि हम इसे नतीजा यह खस कर सकते हैं कि ये सेबों की, तमाम सेबों का वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। यानी कि वज़न वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तमाम सेबों की डायरेक्शन जो सी वेट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। ये वेट की डायरेक्शन तमाम सेबों की सेम है, सिमत डायरेक्शन सेम और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। यानी कि दोनों फोर्सेस आगे जाके मिलेंगी नहीं, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, एक दूसरे का रास्ता नहीं काटेंगी। यानी कि पैरेलल फोर्सेस की दोनों शराइत ही यहाँ पर आ रही हैं, कबूल हो रही हैं। इसका मतलब ये क्या है? पैरेलल फोर्सेस। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो पैरेलल तो हों, यानी कि ये दोनों फोर्सेस भी पैरेलल हैं, क्योंकि ना ही ये कि इसका रास्ता रोकेगी और ना ही ये वाली जो उनसी लाइन है ये इसका रास्ता रोकेगी। इसी तरह हमने यहाँ पर भी मिसाल दी हुई है, एक डंडा है, उसके साथ एक धागा है, उसके साथ एक सेब बांधा हुआ है। सेब का वज़न नीचे की तरफ एक्ट करेगा। जब ये सेब का वज़न नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो धागे में एक खींचने की ताकत प्रोड्यूस हो जाएगी जो सेब को खींच रही होगी ऊपर की तरफ। इसे हम टेंशन टी कहेंगे। जब ज़मीन सेब को नीचे की तरफ खींच रही होगी तो इस खिंचाव की वजह से धागे में एक खींचने की ताकत पैदा होगी जो सेब को ऊपर खींच कर रखेगी। इसे हम टेंशन टी कहेंगे। टेंशन टी की जो उनसी डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि सेब को इसने ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। अगर ये टेंशन टी की जो उनसी टेंशन टी है, अगर ये नीचे ही हो जाता तो ये धागा टूट जाता है, सेब नीचे गिर जाता। इसलिए ये टेंशन टी ऊपर की तरफ होगी, वज़न नीचे की तरफ होगा। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काट रही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं और ये दोनों फोर्सेस की सिमत क्या है? एक दूसरे के मुखालिफ है। इसे हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब उसके बाद क्या है? रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या है? मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। एक बंदा कहता है इन दोनों वेक्टर को ऐड करके बताओ हमें, इन दोनों वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे। ए वेक्टर को यहाँ पर किया, ए वेक्टर को हमने वैसे का वैसे यहाँ पर दर्ज कर दिया, बी वेक्टर को हमने वैसे का वैसे यहाँ पर दर्ज कर दिया। यानी कि ए वेक्टर की हेड से ही बी वेक्टर शुरू हो रहा है। अगर कोई सी वेक्टर होता वो सी वेक्टर भी बी वेक्टर के हेड से ही शुरू होता। ए वेक्टर को हमने वैसे के वैसे लिखा, बी वेक्टर को इसके ऊपर इसकी हेड से शुरू हो रहा है बी वेक्टर, और फिर उसके बाद एक रिजल्टेंट वेक्टर तमाम वेक्टर्स को लिख लेने के बाद, दर्ज कर लेने के बाद, लाइंस लगाने के बाद पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे तो इससे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो सा है ये जो सा होता है ये अभी आगे पता चल जाएगा क्या होता है। बस अपने ये याद रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड के साथ मिलाता है।
फर्स्ट वेक्टर टेल, पहले फर्स्ट वेक्टर बनाया, फिर इसी के हेड से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ और फिर उसके बाद पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिला दिया। अब इसे कहेंगे हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, यानी कि आप कह दें, आप उस बंदे को कहें कि भाई ये मैंने ए और बी को ऐड कर दिया है, मैंने ए और बी को ऐड कर दिया है। ठीक हो गया, समझ आ गया। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर जो सा, ये भी एक बात याद रख लेना कि जो सा ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये तमाम वेक्टर्स के मजमूए के बराबर होता है। ठीक है ना, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ये रहने दें। ठीक है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये रहने दें। ठीक है, आपका दिमाग अभी छोटा, छोटी वाली बात करूँगा मैं। ठीक है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। फिर इसी तरह हेड टू टेल रूल आ गया। हेड टू टेल रूल भी कुछ ऐसे ही काम करता है, इसमें भी हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एक दूसरे में ऐड करते हैं। अभी हमने आपको ऐड करने का तरीका बताया। फिर इसी तरह हमने एक वेक्टर है, हेड टू टेल रूल है, इसे हम हेड टू टेल रूल कहेंगे। ये जो सा है जमा करने के अमल को हम हेड टू टेल रूल कहेंगे, यानी कि ये जो सा है हेड टू टेल रूल है। ये क्या है, ये हेड टू टेल रूल है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एक दूसरे में जमा करने के बाद पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे, तो इसे हम हेड टू टेल रूल कहेंगे। और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या चीज़ होती है? रेजोल्यूशन का मतलब है कि ऐसे हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तहलील कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स में तब्दील कर रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है ए, कोई सा भी वेक्टर ले लो ए, ठीक है ना, एक वेक्टर है जी, हम उसको एक्स एक्सिस में भी ड्रॉ करना चाहते हैं और वाई एक्सिस में भी उसके कंपोनेंट्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उसके कंपोनेंट्स आ जाए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर उसे कहते हैं। ठीक हो गया, एक वेक्टर उसके कंपोनेंट्स में, एक वेक्टर है उसको उसके कंपोनेंट्स में तब्दील कर देना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक वेक्टर था एफ़, ये कौन सा वेक्टर है? एफ। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो एक्स एक्सिस वाला है और एक वाई एक्सिस वाला है, और एक कौन सा है? वाई एक्सिस वाला। एक कौन सा है? एक्स एक्सिस वाला, और एक होता है वाई एक्सिस वाला। हमें पता है ना, हमें पता है ये एक्स है, ये y है और ये z है। ये बाद में हम पढ़ेंगे z, पहले हम x और y पढ़ लें कि एक वेक्टर को हम x और y इसके दो कंपोनेंट्स में तब्दील करते हैं। इस अमल को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये एक वेक्टर f था, इस वेक्टर f को हमने x एक्सिस में ड्रॉ किया, इस वेक्टर f को हमने x एक्सिस में ड्रॉ किया और फिर y एक्सिस में ड्रॉ किया। इस f वेक्टर के दो कंपोनेंट बन गए, एक है जी x एक्सिस में f का कंपोनेंट और एक है जी y एक्सिस में फोर्स का कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट्स हैं f के। अब उसके बाद हमें नाम दिया है जी, ये a है, ये b है, ये o है, जो मर्जी, ये ओरिजिन पॉइंट है इसलिए हमने o दिया। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर x और y एक दूसरे को इंटरसेप्ट मिले, जहाँ पर x और y मिल जाएं, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसमें a वेक्टर, इसमें OAB एक मुसलस बन गई है, f फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स भी आ गए fx और fy। अब हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जो उनसे ये फोर्स है ये अपने दोनों कंपोनेंट्स के मजमूए के बराबर होगा। यानी कि हम इन दोनों कंपोनेंट्स को जब हम जमा करेंगे तो जमा करने के बाद जो उनसे जवाब आएगा वह इसका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि इसका वही वेक्टर होगा जिसके हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, fx प्लस fy इज इक्वल टू f। ओके हो गया, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि OA जोन सा है, f वेक्टर जोन सा है इज इक्वल टू AB fy प्लस OB fx प्लस, ठीक है ना, fy और fx को जब हम जमा करेंगे तो f वेक्टर आ जाएगा। OB और AB अमूद है,
इसका मतलब क्या है, आपकी जो सी किताब है उसमें लिखा हुआ है कि ओ बी और ए बी एक दूसरे के अमूद हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो सा ओ बी है और ए बी है, ये आपस में जो सा एंगल बना रहे हैं, जो सा एंगल बना रहे हैं वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इसे हम कहेंगे थीटा। ठीक हो गया, अमूद का पता चल गया। अमूद ओ बी और ए बी, यानी कि अमूद उसे कहते हैं कि जब दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हों। ये दो लाइंस हैं, या आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे अमूद। ओके हो गया। अब हमें पता चल गया है कि जो सा ये कंपोनेंट्स हैं ये अपने रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर हैं, यानी कि ये वेक्टर जो सा है इसके बराबर है। वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई वेक्टर। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब साइन थीटा और कास थीटा, ये फार्मूला याद रखना है कि कास थीटा इज इक्वल टू कायदा ओवर वतर, कायदा ओवर वतर। ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद ओवर वतर। कास थीटा कायदा होता है ओवर वतर। कास थीटा और साइन थीटा के फार्मूले में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों फार्मूले के नीचे वतर आ रहा है। अब हम ये याद कैसे करेंगे कि कास थीटा में कायदा आएगा और साइन थीटा में अमूद आएगा। इसलिए हमें कास थीटा जोन सा है, इसका पहला लफ्ज़ जोन सा है वो काफ से शुरू हो रहा है। कास थीटा काफ से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि जोन सा है कास थीटा इज इक्वल टू काफ से शुरू हो रहा है, इसलिए कायदा ओवर वतर साइन थीटा है। अब साइन थीटा वहाँ पर कास थीटा कायदा बन गया, कास थीटा में तो कायदा आ गया, अब साइन थीटा में अमूद आ जाएगा। अब कायदा क्या चीज़ होती है, कायदा और अमूद में मैं आपको एक बात जो सी है वो बहुत ही प्यारी मैं बात बता रहा हूँ आपको। कायदा आपने देखा होगा, कायदा को हम ऐसे लिटा कर पढ़ते हैं, जो हम कायदा को ऐसे लिटा कर पढ़ते हैं ना, कायदा को हम ऐसे लिटा कर पढ़ते हैं, तो जोन सी लेटी हुई चीज़ होगी, जोन सी लेटी हुई चीज़ होगी उसे वो होगी कायदा। और अमूद जोन सी होगी, चूँकि ये लेटी हुई चीज़ है, अमूद जोन सी वो खड़ी हुई चीज़ होगी। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। कायदा लेटी हुई चीज़ होगी क्योंकि हम कायदा को लिटा कर पढ़ते हैं, ये लेटी हुई चीज़ है। अमूद जोन सा है ये खड़ी हुई चीज़ है। कायदा जोन सा है ये लेटी हुई चीज़ है, तो ओ बी है। ठीक है ना, कायदा में ये कायदा है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स आ गया। वतर जोन सा है ये वतर कायदा और अमूद इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में होगा वतर। वतर है जी वो एफ है। ठीक है, अब इसी तरह साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद है, अमूद जोन सा है ये ए बी है, ए बी है। और वतर क्या है ओ ए। अब ए बी क्या है, किसके इक्वल है, एफ वाई के, एफ वाई आ गया। ओ ए, ये ओ ए किसके इक्वल है, एफ के, ये एफ आ गया। ओके हो गया। अब उसके बाद हमने ये एफ एक्स यानी कि जोन सा वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट निकालना है और वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की कीमत निकालनी है। तो इसलिए एफ एक्स इधर ही रहेगा और ये जोन सा कांस्टेंट चीज़ है जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ ये उधर चली जाएगी। इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना, हमने एक्स कंपोनेंट निकालना है, इसलिए कांस्टेंट जो सी चीज़ है ये उधर चली जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। फिर इसी तरह ये कांस्टेंट चीज़ ये उधर चली जाएगी तो एफ साइन थीटा बन जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था कि ये एक, ठीक है ना, एक्स वाई एक्सिस है, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हमने एक मुसल्लस ड्रॉ की थी, या आपने 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये सारा अमल जो जितना भी मैंने दोहराया है या साथ साथ आपने कॉपी पकड़नी है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही आपने ये नोट करना है, तभी आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं समझ आनी है आपको। ठीक है ना, आप जितना मर्ज़ी मेरी आवाज़ को सुन लें, ठीक है ना, मैं थक रहा हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब तक लिखेंगे नहीं ना मेरी मेहनत ज़ाया ही है भाई। अगर किसी को कुछ आया ही नहीं है तो मेरा क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा बोलने का। ठीक है, इसलिए आप कॉपी पकड़ो और ये बनाओ बाकायदा, जैसे मैं बनाया 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस तो करनी ही लाजमी है।
अब ये मिसाल के तौर पर ये है फोर्स है, ये एफ वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स बनाए हैं जी, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, और इसका जो सा ये है जी ओ है, ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पर एक्स और वाई आपस में मिलते हैं, और यहाँ पर ये जो सा अमूद है ये पी आर है, और कायदा क्या है ओ पी है। हमने आपको कहा था कि जो सा कायदा है हम उसे लम्बे पा के पढ़ते हैं, ऐसे लिटा कर पढ़ते हैं ना, तो जो सी नीचे लेटी हुई चीज़ होगी वो कायदा होगी, और जो सी खड़ी हुई चीज़ है, जो सी खड़ी हुई चीज़ है वो अमूद होगी, और कायदा और अमूद के दरमियान ही एक वेक्टर होगा जिसे हम वतर कहेंगे। हमें पता चल गया था कि कास थीटा का फार्मूला कायदा ओवर वतर होता है, ये सारा मैंने आपको अभी करवाया है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, हमने एक वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट तो निकाल लिए हैं, अब उसके रह गए हैं, अब एक वेक्टर है, अब हम उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसकी मिकदार कैसे निकालेंगे। एक वेक्टर है, मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। अब हम वो कहता है जी, एक बंदा है वो पूछता है जी मुझसे कि एक वेक्टर है जी, ये कोई वेक्टर है जी, ए वेक्टर है, कहता है जी ये ए वेक्टर जो सा है कितनी दूर तक गया, यानी कि इसकी जो सी मिकदार है, इसकी जो सी मैग्नीट्यूड है वो बताओ मुझे, ओ भाई मुझे बताओ कि ये जो सा वेक्टर है ये कितना लंबा है, और जो सी इसकी डायरेक्शन है, ये जो सी डायरेक्शन ये जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो सी डायरेक्शन ये थीटा है, इसकी डायरेक्शन भी बताओ मुझे कि ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन पर है, इसका थीटा एंगल क्या है, ये 360 पर है, 270 पर है, 45 पर है, 35, मुझे बताओ। अब मैं कैसे बताऊं भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास फिथागोरस है ना। फिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, फिथागोरस थ्योरम जो सा है वो कहता है कि जो सा वतर का स्केयर जो सा है, ये वतर का स्केयर इज इक्वल टू कायदे का स्केयर और अमूद का स्केयर। कायदे को स्केयर और अमूद के स्केयर को जब हम प्लस करेंगे, जब हम कायदे के स्केयर और अमूद के स्केयर, कायदे के स्केयर और अमूद के स्केयर, कायदे के स्केयर और अमूद के स्केयर, यानी कि जो सा कायदा है और इसके अमूद के, इन दोनों के स्केयर को जब हम प्लस करेंगे तो वो वतर के स्केयर के बराबर आ जाएगा। वतर का स्केयर इज इक्वल टू अमूद का स्केयर प्लस कायदे का स्केयर। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, फिथागोरस थ्योरम है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें पता है कि वतर जो सा है ये ओ आर है, तो ओ आर लिख दिया, ओ आर का होल का स्केयर। अमूद जो सा है हमें पता है कि अमूद जो सा है वो खड़ी हुई चीज़ को कहते हैं, तो आर पी है, तो पी आर यहाँ पर आर पी आर जो मर्जी कह लो भाई, टेंशन नहीं लेनी, पी आर का होल का स्केयर प्लस ओ पी है। हमने पता है कि कायदा जो सा होता है, हम कायदे को लटा कर पढ़ते हैं, तो जो सी लेटी हुई चीज़ होगी वो कायदा होगी, तो ओ पी का होल का स्केयर आ गया। अब उसके बाद जो सा ओ आर है, ये जो सा ओ आर है, ये ओ आर किसके इक्वल है, एफ वेक्टर के, तो एफ का होल का स्केयर एफ आ गया, और ये जो सा फार्मूले का स्केयर इसके ऊपर आ गया इज इक्वल टू पी आर जो सा है, ये जो सा पी आर है ये पी आर एफ वाई के इक्वल है, एफ वाई भी दर्ज किया, और इसके ऊपर जो सा स्केयर है वो भी लगाना है, फार्मूले का स्केयर भी लगाया, प्लस ओ पी जो सा है ये एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ एक्स का होल का स्केयर लगा दिया। अब हमने पता है कि मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसकी मिकदार चाहिए, हम कि ये वेक्टर जो सा है कितना लंबा है, तो हमने ये स्केयर ख़त्म करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, जज़र लेंगे, इसका जज़र लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। जब हम जज़र लेंगे तो ये स्केयर जो सा है ये जज़र के साथ कट जाएगा, तो एफ़ बचेगा, एफ़ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का होल का स्केयर प्लस एफ वाई का होल का स्केयर। अगर दो रकमों के दरमियान प्लस माइनस का साइन हो, अगर दो रकमों के दरमियान प्लस माइनस का साइन हो तो समझना है कि भाई वो दो रकमें हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि एफ एक्स के होल के स्केयर को भी जज़र के साथ काट देते हैं। भाई ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि सामने इसके साथ ही प्लस लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है, यानी कि ये जो सा स्केयर है ये खाली स्केयर नहीं है, ये ऐड हो रहा है, खाली स्केयर नहीं, ये ऐड हो रहा है किसी दूसरी रकम के साथ, ठीक है ना। जब ये वाली रकम ख़त्म होगी तो फिर ये स्केयर कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज़ ये स्केयर हम ठीक है ना, ये स्केयर जो सा है ये अंडर रूट को नहीं काट सकेगा, क्योंकि बीच में प्लस है।
अब ये प्लस भी क्या ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकता है क्या? प्लस तो कैंसिल कर नहीं सकता, बेशक ये दोनों कैंसिल कर दें, लेकिन प्लस तो कैंसिल कर नहीं ना सकता, इसलिए हम इसको ऐसे का वैसे छोड़ देंगे और हम इससे जो सा वेक्टर है उसकी लंबाई का बता देंगे, भाई इतना वेक्टर लंबा है, बस कीमतें दर्ज करनी है कि उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वो दे देगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वो दे देगा और हमने मैग्नीट्यूड बता देनी है बस। अब टेंजेंट थीटा क्या है? टेंजेंट थीटा जो सा होता है इसका भी फार्मूला होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अमूद ओवर कायदा। टेंजेंट थीटा पहले आता है ये अमूद, पहले जो सी आती है, पहले खड़ी हुई चीज़ आती है, पहले खड़ी हुई चीज़ आती है और फिर उसके बाद कौन सी चीज़ आती है? लेटी हुई चीज़। पहले खड़ी हुई चीज़ आती है फिर लेटी हुई चीज़ आती है, ठीक हो गया। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अमूद ओवर कायदा, यानी कि अमूद जोन सा था, अमूद है जी आर पी आर जो मर्जी कह लो, पी आर के इक्वल है, ठीक है ना। ये है जी एफ वाई के इक्वल ओवर एफ एक्स, एफ वाई ओवर एफ एक्स। अमूद जोन सा है ये एफ वाई के इक्वल है और कायदा जोन सा है ये एफ एक्स के इक्वल है। अब ये आ गया थीटा हमने निकालना है, हमने एंगल निकालना है कि जो सा वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है। थीटा निकालने के लिए जो सा टेंजेंट है ये बराबर की दूसरी तरफ जाकर टेंजेंट का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट -1, उधर +1 था, इधर आकर -1 हो गया, जिसके ऊपर ठीक है ना। बस आपने याद रखना है कि टेंजेंट उधर जाकर इन्वर्स का टेंजेंट हो जाएगा, इन्वर्स का टेंजेंट एफ वाई ओवर एफ एक्स। इससे हम इसकी वेक्टर की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अब आगे बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है ये चीज़ें जो सी मैं बताने जा रहा हूँ। ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी जो सी होती है ये ऐसा जिस्म होता है कि जब इस जिस्म पर कोई फोर्स लगती है ना, जब इस जिस्म पर कोई फोर्स लगती है तो वो जिस्म अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप किसी को मुक्का मारते हैं उसके मुंह के ऊपर तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, यानी कि आपने उसकी शक्ल पर फोर्स लगाई, मुक्के से फोर्स लगाई तो उसकी शक्ल क्या होगी? तब्दील होगी, उसका मुंह पर निशान बन जाएगा। इसी तरह कोई बहुत सी ऐसी बॉडीज़ होती हैं कि जिस पर जितनी मर्जी फोर्स लगाई जो वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करती। मिसाल के तौर पर सूरज है, आप सूरज पर जितने मर्जी एटम बम फेंकें, ठीक है ना, वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करेगा, ठीक है ना, यूं ही जलता ही रहेगा। इसे कहेंगे रिजिड बॉडी। सन है और अर्थ है हमारी, ये रिजिड बॉडी हैं ये दोनों, यानी कि ये दोनों ऐसी बॉडीज़ हैं कि जिन पर जितनी मर्जी फोर्स लगाओ ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करेंगी। हाँ, अगर हद से ज़्यादा ही फोर्स लगा दी है, मिसाल के तौर पर सन में कोई, सन को अगर आपने तोड़ना है ना, बिल्कुल ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपको 10 मिलियन एटम बॉम्ब, यानी कि इससे भी ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा, ये 10 मिलियन ये बहुत ही कम है, इसके लिए आपको 100 मिलियन प्लस में एटम बॉम्ब्स फोड़ने पड़ेंगे सन पर, तभी जाकर ये सन फूटेगा। ये बहुत बड़ा है, सन है जिसकी एग्जांपल रिजिड बॉडी की। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका दूसरा नाम टार्क है। किसी फोर्स के गिरदसी असर को टार्क कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम टार्क भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई फोर्स है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन है जो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, यानी कि एक बॉडी है, आप जब खड़े होते हो और घूमते हो और एक ही जगह पर रहकर घूमते हो, आप खड़े होते हो और खड़े होने के बाद आप घूमने लग जाते हो, जैसे कि छोटे बच्चे घूमते हैं एक ही जगह पर फिक्स रहते हुए, वो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द आप घूमते हो और अपने हाथ फैला लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहे हो। और अगर जब आप सर्कल में घूमने लग पड़ोगे, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो अपनी छत में सर्कल में घूम रहा है, एक बंदा है वो अपनी छत में सर्कल में घूम रहा है तो इसे सर्कुलर मोशन कहेंगे, और एक बंदा है वो अपने एक्सिस में घूम रहा है, यानी कि अपने एक फिक्स्ड पॉइंट उसने बना लिया है और अपने हाथ फैलाए हैं और ऐसे घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं उसे, लेकिन फिर भी घूम ही जा रहा है। इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि उसमें टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। टार्क प्रोड्यूस, इसे कहते हैं किसी फोर्स के गिर्दिशी असर को टार्क का, कोई बॉडी है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, उसे कहते हैं टार्क। एक्सिस किसे कहते हैं? एक बॉडी का सेंटर पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट कि जिस पर बॉडी हमेशा से रहते हुए घूम रहा है। मिसाल के तौर पर आपका फिक्स्ड पॉइंट वो पॉइंट है कि जहाँ पर आप घूम रहे हो,
वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, वो फिक्स्ड पॉइंट आपका एक्सिस होगा। आप अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगा रहे हो, इसे कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ज़मीन का एक्सिस के गिर्द घूमना। नलका है, नलके को आप जब घुमाते हो नलके को जब आप घुमाते हो तो उसके दरमियान, उसका दरमियान वाला पॉइंट जो सा है वो फिक्स रहता हुआ, उसका दरमियान वाला पॉइंट फिक्स रहता है और बाकी दोनों जो से साइडों वाले पॉइंट्स हैं वो घूमते हैं, वो फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूमते हैं, इसे कहते हैं टार्क। ओके हो गया, समझ आ गई। अब उसके बाद आगे आता है मोमेंट आर्म। अब ये मोमेंट आर्म क्या चीज़ है, अब हमें पता चल गया है कि मोमेंट आर्म को एक्सप्लेन करने से पहले ये दो बातें याद कर लेना कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या चीज़ है। वो लाइन जिसकी सिमत में फोर्स अमल कर रही हो। मिसाल के तौर पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो फोर्स होती है कि जिसकी सिमत में कोई फोर्स अमल कर रही हो। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसी फोर्स होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप ठीक है ना, आप एक नट को टाइट कर रहे हो। जब आप ये एक नट है, ये एक नट है, ठीक है ना, ये उसका हेड है, ये नट है और ये उसका हेड है, ये ठीक है ना, ये उसका ये आपको पता है कि नट टाइट करने वाला जो सा है ये वो होता है, क्या नाम है इसको ये जब ये घूमता है, आप यहाँ से इसको टाइट कर रहे हो, अब यहाँ से क्या कर रहे हो, उसे टाइट कर रहे हो, ठीक है ना। तो जिस मुकाम पर आप फोर्स लगा रहे हो ना, उस मुकाम को कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जहाँ पर आपकी फोर्स एक्ट कर रही होगी इस नट को टाइट करते वक्त, वो मुकाम क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। और मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म और फोर्स क्या चीज़ है, अब पता चल गया आपको, ये भी पता चल गया जी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो जगह है, वो मुकाम है कि जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो नट पर और वो नट टाइट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जब आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे, अब आगे जो सा है एक और है, हम उसे कहते हैं जी मोमेंट आर्म। अब ये मोमेंट आर्म क्या चीज़ है, मोमेंट आर्म हमने एक्सिस का भी पता चल गया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है। ये नट जोन सा है ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, ये नट जोन सा है ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, ये नट जोन सा है ये घूम रहा है ना फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द, अपने फिक्स्ड पॉइंट उसने अपना मरकज़ को बनाया हुआ है, उसके गिर्द घूम रहा है। जब आप टाइट करते हो ना तो ये नट जोन सा है ये अपने फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूमता है, तो ये कहते हैं एक्सिस। ये क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेट करते हुए बॉडी का सेंटर पॉइंट है ये, ठीक है ना, रोटेट करते हुए पॉइंट बॉडी का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पर आपने फोर्स लगा रहे हो इन दोनों के दरमियान फासले को मोमेंट आर्म कहेंगे। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पर बॉडी अपना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है कि जिसको फिक्स करते हुए एक बॉडी घूमता है, ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान फासले को मोमेंट आर्म कहेंगे। ओके हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला मोमेंट आर्म होगा। समझ आ गया। ये बस 3-4 कॉन्सेप्ट थे आपके जहनों में डालने थे मैंने, ताकि आपके जहन इस टॉपिक में खुल सके, ठीक है। अब उसके बाद टार्क क्या चीज़ है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गई। अब ये जो सा भी यहाँ पर हम ये जो सा है इसे नट से समझने हैं। नट किससे, जब हम ये जो सा पेचकस है हम इसे जब कसते हैं तो ये यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये टार्क, ये यहाँ पर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला, ये जब घूमता है अपने एक्सिस के गिर्द तो यहाँ पर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो फासला है इसे मोमेंट आर्म कहते हैं। और फिर उसके बाद ये जितना कम होगा, जब जितना फासला ये ठीक ना एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का कम होगा, हमें ये नट को टाइट करने में उतनी मुश्किल होगी, ठीक है। और जितना फासला इन दोनों का ज़्यादा होगा उतनी हमें आसानी होगी नट को टाइट करने में। ओके हो गया, समझ आ गई, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट।
अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो लाइन जिसकी सिमत में कोई फोर्स अमल कर रही हो। अब मोमेंट और आर्म और फोर्स, अब हमें पता चल गया है कि जो सा टार्क है वो दो फोर्सेस पर अमल करता है। एक तो फोर्स होती है जो उनसे हम लगाते हैं, और एक होता है मोमेंट आर्म। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाली फोर्स, और मोमेंट आर्म ये। मोमेंट आर्म में एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों के दरमियान फासला आ जाता है। जितना फासला ज़्यादा होगा उतना टार्क जोन सा है वो कम प्रोड्यूस होगा। और ये जोन सा है ये, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जोन सा ये मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा उतना टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा, जितना ये फासला ज़्यादा होगा, उतना टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ये जल्दी टाइट हो जाएगा। जितना कम ये होगा मोमेंट, उतना ही टार्क भी कम पैदा होगा। टार्क और मोमेंट आर्म एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी याद रखना है कि टार्क और मोमेंट आर्म एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और टार्क और ये फोर्स ये भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब उसके बाद ये एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। और जब एक टार्क, अब वन न्यूटन मीटर की तारीफ बता रहा हूँ आपको, जब एक न्यूटन की फोर्स, एक न्यूटन मीटर टार्क तब पैदा होगा जब एक न्यूटन की फोर्स, ठीक है ना, एक मीटर, यानी कि मोमेंट आर्म एक न्यूटन की फोर्स है, वो मोमेंट आर्म 1 मीटर है, वहाँ पर फोर्स लगाए तब 1 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, टार्क प्रोड्यूस होगा। यानी कि जब एक न्यूटन की फोर्स 1 मीटर वाले मोमेंट आर्म पर फोर्स लगाए उसे कहते हैं 1 न्यूटन मीटर। ये आपके बिल्कुल एंड पर लिखी हुई है वाली तारीफ, आपने देख लेनी है ये एक दफ़ा। फिर उसके बाद आगे है क्लॉकवाइज। अब उसके बाद हमें पता चल गया कि न्यूटन मीटर है, ये टार्क का यूनिट एफ का यूनिट न्यूटन होता है, एल का यूनिट मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या चीज़ होती है? क्लॉकवाइज जो सा आता है ये क्लॉकवाइज टार्क ऐसा टार्क होता है, मोमेंट्स ऑफ आर्म होता है ये इसका टॉपिक का नाम है जी, मोमेंट्स का असूल है जी इस टॉपिक का नाम। क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क। क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है कि जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिस तरफ घड़ी मूव करती है, तो वहाँ पर नट क्या होता है, कसता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज, जब हम खोलते हैं नट को, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ नट क्या होता है, खुलता है। मोमेंट्स का असूल क्या है? अब हमें पता है कि क्लॉकवाइज टार्क जो है इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। जब ये दोनों टार्क्स एक दूसरे के इज इक्वल टू आ जाएंगे तो टार्क रिजल्टेंट, जब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क एक दूसरे के इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, तो बॉडी मूव नहीं करेगा। यही कहते हैं यहाँ पर मोमेंट्स का असूल में, यही कहते हैं कि एक बॉडी है उसमें आप क्लॉकवाइज की तरफ भी फोर्स लगा रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ भी फोर्स लगा रहे हो। यानी कि एक जोन सा है, एक